and welcome to Marvelous English classes. Today we are going to study tense, or we are going to learn tense, its kinds, how it is used in various situations. Let us start. टाइम एंड टेंस. देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम एंड टेंस. देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, टॉपिक एक ही है आपका टेंस. टेंस टॉपिक के ही अंतर्गत हम लोग टाइम को भी पढ़ते हैं. यानी बिना टाइम के टेंस बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता. या हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि देयर इज नो टेंस विदाउट टाइम. बिना टाइम के टेंस हो ही नहीं सकता. अब चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो सकता, क्या कनेक्शन है दोनों के बीच और क्या डिफरेंसेज है दोनों के बीच. चलिए देखते हैं कि टेंस जो वर्ड है बच्चों, वो एक लैटिन वर्ड, यानी लैटिन एक भाषा है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड टेम्पस से लिया गया है. किस वर्ड से लिया गया बच्चों? टेम्पस से लिया गया है. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जितना भी वर्ड है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज से बोरोइंग किया गया था और अब उसको इंग्लिश भाषा में हम यूज करते हैं बच्चों. तो उसी प्रकार से टेंस वर्ड भी एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब टाइम होता है. टेम्पस का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइम होता है. अंडरस्टैंड? आइए देखते हैं. तो पता लगाते हैं कि टाइम होता क्या है. ठीक है, तो लिख रहा है कि इट इज अ रनिंग और पासिंग मोमेंट. अब यहां पे समझिएगा. देखो बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि टाइम को डिफाइन कीजिए तो देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ टाइम. यानी कि टाइम का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, लेकिन यूज के आधार पर, जैसा कि हम उसको महसूस करते हैं, उसके आधार पर हम टाइम को डिफाइन किए हैं. ठीक है, लेकिन आपको ये भी बता देना चाहता हूं बच्चों कि टाइम का किसी बुक से, किसी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है. टाइम को किसी ग्रामर कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है. समय को बाबू हम उस समय से महसूस करते हैं जिस समय किसी लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ था. आप सोच सकते हैं कि हम मानव जाति जब धरती पर आए तो उस समय हम कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे, लेकिन समय उस समय भी था, टाइम उस वक्त भी था. सो टाइम को हम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है. दैट्स क्लियर? तो आइए डिफाइन करते हैं कि इट इज अ रनिंग और अ पासिंग मोमेंट. यह जो है एक रनिंग मोमेंट है या एक पासिंग मोमेंट है, यानी कि अनवरत चलते रहना, कभी नहीं रुकना, ये टाइमिंग कहलाता है. ठीक है, देखिए इसका पता हम लगा सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं किसमें टाइम को, तो सेकंड्स के रूप में देख सकते हैं, मिनट्स के रूप में देख सकते हैं, आवर, डेज, वीक. देखिए यहां पर सिंगल बना देते हैं, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी. इन सभी चीजों में हम टाइम को देख सकते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड. सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. इससे छोटा यूनिट नहीं होता है. ठीक है, आइए देखते हैं. उसके बाद नाउ माने अब, देन तब, रिसेंटली हाल में ही या फिलहाल, अगो मतलब पहले, लास्ट पिछले, पास्ट, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल. ठीक है, तो ये सभी जो है वो टाइम को शो करते हैं. यानी कि सेंटेंस में ये जहां जहां लगा रहेगा हम कह सकते हैं कि वो टाइमिंग है, उसी को हम लोग टाइम कहते हैं. अब करते क्या है हम लोग? तो इसी टाइम में जो हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसी एक्शन को हम टेंस कहते हैं. जैसे नाउ, अभी, आई एम टीचिंग इंग्लिश. नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश. मैं अभी क्या कर रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. तो देखिए नाउ एक टाइम हो गया.
अब मेरा जो पढ़ाना यही क्रिया हो गया और यही टेंस हो गया। अंडरस्टैंड? टेंस किसे कहते हैं? जो हम एक्शन करते हैं। जैसे तुम लोग बैठे हुए हो, मेरी बात को सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो तुम लोगों का सुनना, मेरा बोलना, तुम लोगों का बैठना, मेरा खड़ा रहना, मेरा एक्शन करना, ये सब टेंस है। और जिस समय में हम लोग कर रहे हैं इसी को टाइम कहते हैं। तो टाइम एंड टेंस दोनों क्लियर हो गया। आइए देखते हैं आगे। आगे बता रहे बच्चों कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइम इन यूज, यानी कि टाइम को 3 तरह से यूज किया जाता है। यानी कि टाइम 3 तरह के होते हैं। एक टाइम आपका होता है प्रेजेंट टाइम, वर्तमान, जैसे कि मैं अभी वर्तमान में हूं। देखो बच्चों, एक बार ये क्वेश्चन हुआ था मेरे क्लासेस में कि सर पहले तो पास्ट होता है, फिर वर्तमान होता है, फिर फ्यूचर होता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो पहले प्रेजेंट क्यों पढ़ते हैं? तो बच्चों आप इसको समझ सकते हो। देखो, हमारा कोई पास्ट नहीं होता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं होता अगर हमारा वर्तमान नहीं होता, अगर हमारा प्रेजेंट नहीं होता। बात को समझिएगा, जब आप मां के पेट में थे, आपका जन्म धरती पे नहीं हुआ था, तो क्या आपके पास कोई पास्ट था? क्या आपका कोई फ्यूचर था? नहीं था। जैसे ही आप जन्म लिए, तो जन्म लेने के बाद आप जो जो घटना करते गए, ध्यान दीजिएगा, जो जो घटना आप करते गए और जो घटना करके आप आगे निकलते गए, तो पीछे वाला एक्शन पास्ट कहलाता है। अंडरस्टैंड? और जहां जहां आप एक्शन करते जा रहे हैं, तो उस एक्शन को प्रेजेंट कहते हैं। और आगे चूंकि आप पास्ट में कोई काम किए हैं अभी, इसलिए आप होप करते हैं कि आगे भी हम उस काम को करेंगे, उसी को फ्यूचर कहते हैं। दैट्स, जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, ठीक, मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बहुत पहले मैं वीडियो दे चुका हूं आप लोगों को। तो आपने क्या सोचा था? इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जब इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे थे, तो उस समय आपका क्या था? तो वर्तमान था, प्रेजेंट था। लेकिन अब आप टेंस पढ़ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज पढ़ना क्या हो गया? भूतकाल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब समझिएगा, अभी आप टेंस पढ़ने के बाद कल वॉइस पढ़ेंगे, तो कल वॉइस का पढ़ना क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। अभी तो प्रेजेंट में आप हैं। बात समझिएगा मेरा। क्लियर कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब हम कोई एक्शन करते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया एक्शन जो पीछे याद किया जाता है, या जो पीछे पड़ा होता है, जो छूट जाता है, उसी को पास्ट कहते हैं। और उस एक्शन को किए थे और आगे करने की आशा जो होती है, उसी आशा को फ्यूचर कहते हैं। दैट्स क्लियर? तो पहले हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट में जो हम काम करते हैं, वो काम जब पीछे छूट जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। और उस काम के करने के बाद हमारा मनोबल, हमारा जो इंकरेज है, वो ज्यादा हो जाता है कि हम आगे भी उस काम को करेंगे। सो होप इज फ्यूचर, इसलिए आशा को हम फ्यूचर कहते हैं। दैट्स क्लियर? इसलिए बच्चों पहले प्रेजेंट आता है, फिर पास्ट आता है और फिर फ्यूचर आता है। गलती से भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मत कहिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम होता है, टेंस नहीं होता है। टेंस का मतलब होता है एक्शन, काम कीजिए। जैसे इज प्लेइंग, खेल रहा है, वाज प्लेइंग, खेल रहा था। बात समझिएगा, हमारा एक्शन क्या है? तो एक्शन को करना टेंस कहते हैं। आगे बताएंगे आपको टेंस भी, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों यहां पे कि डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। अब मैंने ये भी बताया था कि कुछ हम डिफरेंसेस को भी जानेंगे टाइम और टेंस के बीच का। टाइम एंड टेंस के बीच का जो है डिफरेंसेस, उसको भी हम जानेंगे। क्लियर बच्चों? आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है कि टाइम सोच, टाइम किसको शो करता है भैया? आइए देखते हैं। टाइम सोच द मीनिंग ऑफ वर्ब। टाइम जो है वो वर्ब के अर्थ को शो करता है, ठीक है। लेकिन टेंस जो है वो किसको शो करता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के रूप को बताता है। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हुआ? टेंस, टाइम जो बताता है वो क्या बताता है? तो मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के अर्थ को बताता है। लेकिन टेंस जो क्या बताता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप को बताता है। थोड़ा मैं बताऊंगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। आइए देखते हैं बच्चों कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। यहां पे देखिएगा फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब V1, V2,
V3, V4 और V5 होता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर हम जैसे पढ़ते हैं गो, फिर पढ़ते हैं वेंट, फिर पढ़ते हैं गॉन, फिर पढ़ते हैं गोइंग और फिर पढ़ते हैं गोज। ध्यान दीजिएगा, यही देखिए टेंस इसी को शो करता है। टेंस में इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। टेंस में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। या तो आपको V1 पढ़ना है, नहीं तो आपको V2 पढ़ना है, V3, V4, V5। और लेकिन टाइम क्या शो करता है? तो मीनिंग मतलब अर्थ, मैं वो किस अर्थ में है, उस अर्थ को शो करने वाला क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब इसको बोलते हैं। अब मीनिंग इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके जो अर्थ होते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका टेंस। ठीक है, मैं सब कुछ आपको समझाता चलूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं कि फिर टेंस किसे कहते हैं? द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया के रूप का परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के रूप का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार। क्रिया के रूप में परिवर्तन अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार टेंस कहलाता है। यानी कि क्रिया के रूप में, देखिए क्रिया के रूप में कभी V1 तो कभी V2, कभी V3 तो कभी V4। तो क्रिया के रूप का परिवर्तन, कभी क्रिया का ये रूप लगता है, कभी क्रिया का ये रूप लगता है, कभी क्रिया का ये रूप लगता है। और ये चेंजिंग किसके अकॉर्डिंग होता है बच्चों? टाइम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैं अभी जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। अब मैं जाता हूं तो आई गो। मैं जा चुका हूं आई हैव गॉन। मैं गया आई वेंट। देखिए एक्शन में परिवर्तन हो रहा है, टाइमिंग चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। ठीक है, अभी टाइम हो गया, ये प्रेजेंट का टाइम हो गया। मैं जा रहा था आई वॉज गोइंग। समझिए ना, यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे हमारा समय बदलता जाता है वैसे वैसे ये क्रिया का रूप बदलते जाता है, और इसी क्रिया के रूप के बदलने को हम टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि टेंस में एक और डिफाइन किया गया थोड़ा सा। आई मीन हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस शोज, टेंस दिखाता है। क्या दिखाता हो? टेंस शोज, टेंस दिखाता है द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि क्या दिखाता है भाई? अगर टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन का टाइम, एक्शन का टाइम, एक्शन का टाइम, एक्शन कब हो रहा है, इस तरीके की चीजों को बताता है आपका टाइम। आगे बढ़ते हैं। देयर के बाद आर छूट गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस से कितने भेद होते हैं? 4। टाइम कितने होते हैं? 3। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंस कितने होते हैं? 4। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के आधार पर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बच्चों? आइए देखते हैं। पहला सिंपल टेंस। इसी सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। सिंपल टेंस को किस नाम जानते हैं? इंडेफिनिट टेंस को। क्यों सिंपल को इंडेफिनिट बोला जाता है? क्यों बोला जाता है इंडेफिनिट टेंस? मिलेंगे आपसे इसके बाद। ठीक है, फिर बता रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है उस एक्शन को? इम्परफेक्ट क्यों उसी का नाम दिया जाता है? उसी का नाम प्रोग्रेसिव क्यों दिया जाता है? ये भी हम बातचीत करेंगे इसको नोट करने के बाद। फिर है परफेक्ट टेंस, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस चारों का नाम क्यों दिया जाता है, कैसे, इस सबको हम डील करेंगे। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं। नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है, यानी दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस की जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, वो क्या होता है। आइए देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं इस पे कि आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। अब ध्यान देंगे, कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ। अब यहीं पर ध्यान देना होगा बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें जो क्रिया का रूप है, जो क्रिया है, वो क्या लगा हुआ है, यानी कि इसमें जो क्रिया है आई एम गोइंग, वो किस टेंस की क्रिया है? तो इसमें प्रेजेंट टेंस की क्रिया है।
लेकिन इसमें टाइमिंग क्या लगा हुआ बच्चों? तो फ्यूचर टाइमिंग लगा हुआ है, फ्यूचर टाइमिंग लगा हुआ है। अगर ये दोनों एक ही होता तो क्या यहाँ पे जो प्रेजेंट हम टेंस को रखे, क्रिया जब प्रेजेंट रूप में रहा तो टाइम भी प्रेजेंट का हो जाता। देख, लेकिन ध्यान देना होगा वो कि ये दोनों एक ही में कनेक्ट रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि टेंस अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट टाइम भी हो सकता है, नहीं, वो फ्यूचर टाइम भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। तो आइए अब हम लोग देर न लगाते हुए आगे बढ़ें टेंस के बारे में, कि टेंस को हम कैसे और आगे की ओर इसको बढ़ा सकें। अब हम जो सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस, जो भी टेंसेस, चार जो टेंस के बारे में हम लिखे थे, उस सबका स्टडी करना है। तो सबको स्टडी करेंगे किस में? तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे यहां पे कि यूज ऑफ वेरियस टेंसेज इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम हमारे पास टाइम कितना है बाबू? 3, और टेंस कितने हैं? 4। तो सबसे पहले उस चारों टेंसेज को हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ेंगे। किस टाइम में पढ़ेंगे बच्चों? प्रेजेंट टाइम में पढ़ेंगे। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा पहला? तो पहला आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहला हो जाएगा। इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, देखिएगा बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, तो ये इंडेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं, डेफिनिट। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसको। अब उसके बाद दूसरा नाम कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। 3 टेंस को देख सकते हैं। इसको 3 नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन नाम है वो? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, प्रेजेंट इसके साथ जुड़ा इम्परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट इसके साथ भी जुड़ा प्रोग्रेसिव बन गया। अब देखिए होता क्या है, हम यहां से जो प्रेजेंट है उसको निकाल लेंगे और निकाल करके और यहां सिंपल के साथ पुट कर देंगे, तो बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसी प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ पुट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रेजेंट को अगर कंटिन्यूअस के साथ पुट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। आइए थर्ड नंबर पर देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस चौथा जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए अब लोग जानते हैं कि इसको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कह सकते हैं आप। इम्परफेक्ट टेंस। अगर आपको और कुछ कहने का मन करेगा तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। 3 नाम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब होगा तो कंटिन्यूअस को किस किस नाम से जाना जाता है बाबू? तो इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव से नाम जाना जाता है। तो दोनों का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी 3 नामों से जानते हैं। क्लियर। 4 टेंस आपके पास हो गया। अब सबसे पहले हम इस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं क्या के सिंपल प्रेजेंट को अब देखते हैं। हमारे पास पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बच्चों। अब जानते हैं कि इसको पढ़ा जाता है 2 तरीके से। एक तो पढ़ा जाता है ट्रांसलेशन बनाने के तरीके से, और दूसरा पढ़ा जाता है ग्रामेटिकल यूज के तरीके से। उस ग्रामेटिकल यूज में क्या होता है बच्चों
कि ग्रामेटिकल यूज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए होंगे, हिंदी में ही लिखे रहेंगे बाबू, वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा रहेगा, आपको फिलअप करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के तहत। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे और फिर इसका ग्रामेटिकल यूज भी सीखेंगे। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे इसके आधार पर। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि जब हमको ट्रांसलेशन के आधार पर, ट्रांस ऐसे लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, अगर इसको ट्रांसलेशन के आधार पर पढ़ना होगा तो आप सबसे पहले आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं, दैट्स क्लियर, और इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में बनाते हैं, यही ना करते हैं ट्रांसलेशन के आधार पर। यानी कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स होंगे, इसमें ऐसे कौन कौन से सेंटेंस होंगे हिंदी के जिनको इसके नाम से जाना जाता होगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसका पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? पहचान देखेंगे, दैट्स क्लियर। यानी कि इसका पहचान क्या होगा। अब तो यहां पर लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा ते हैं या है, हो, हूं, लगा हो, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। ठीक है। तो समझेंगे यहां पर कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, देखिए, या है, हो, हूं लगा हो, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं। अब देखिए क्या होता है बच्चों, इसका ग्रामेटिकल यूज में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन बनाते समय आपको जानना ही पड़ेगा कि हिंदी का ऐसा कौन सा सेंटेंस रहेगा तो हम इसको मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल पर बनाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे समझना होगा बच्चों कि एक सेंटेंस लेगा, जैसे हम लिखेंगे यहां पर, जैसे वह अपना काम ईमानदारी से करता है। देखिए, वह अपना काम ईमानदारी से करता है। अब यहां पे समझना यह है बाबू कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है, इतना बड़ा सेंटेंस एक ही बार सर आप दे दिए। हाँ यार, मजा नहीं आता, राम आम खाता है, वह पटना जाता है, मजा नहीं आता है। मजा यहां आएगा, समझेंगे तो मजा आएगा। देखिए समझेंगे कैसे, ठीक है। समझना है कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना टेंस पहचान लेंगे बाबू। टेंस हमारा पहचान है कि ता है, लगा है। क्लियर। तो जब ता है, लगा है, तो हम श्योर हो गए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है। अब चलिए, मैं आपसे एक और वादा किया था, ये कि इसको सिंपल या इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं। देखिए बच्चों, वह काम, ध्यान देना है कि इसको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ये घटना अनिश्चित है, ये घटना सिंपल है। आइए इस सेंटेंस पर थोड़ा विचार करते हैं। ठीक है। चलिए, लिखा है कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है। देखिए, वह व्यक्ति जो है, वह एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई राम व्यक्ति है, श्याम व्यक्ति है, या कोई व्यक्ति है जो अपना काम ईमानदारी से करता है। ये एक सामान्य बात है, ध्यान दीजिएगा।
जैसे वह अपने घर पर हमेशा रहता है, वह रोज बाजार जाता है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक्शन सिंपल एक्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये एक सिंपल सी बात है। और जब कोई घटना सिंपल होगा, ध्यान दीजिए, जब कोई घटना सिंपल होगा तो इंडेफिनिट जरूर होगा। जैसे वह हमेशा अपने घर पे रहता है, जरूरी है क्या? कभी नहीं निकलता होगा, जरूर निकलता होगा कभी ना कभी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। ठीक है, जाती है, सिंपल बात है, जाती है, लेकिन इंडेफिनिट भी है। हो सकता है किसी दिन वो बीमार हो गई तो नहीं गई, तो उस समय वो घटना क्या हो, इंडेफिनिट होती है। वह पटना जाता है, सही बात है भाई, पटना जाता है, काम करता है, लेकिन हो सकता है कभी वो पटना ना जाए। उसके जाने की जो सर्टेनिटी है वो फिक्स नहीं है। हाँ, जाता है, लेकिन कब ये पता नहीं है। ध्यान देना होगा यहाँ पे। यानी कि ये इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि ये इंडेफिनिट एक्शन है। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सही बात है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मेरा कोचिंग रोज चलता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है, चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। यानी कि यह जो एक्शन है वो इंडेफिनिट होता है। जो एक्शन होता है, हो नहीं रहा है, होता है। जैसे पवन सिंह गाना गाता है, पवन सिंह गाना गाता है, मैं इस बात को कह रहा हूं, तो क्या अभी बोलते समय क्या पवन गाना गा रहा है? नहीं गा रहा होगा, या गाकर समाप्त कर लिया होगा, या गाने वाला होगा। यानी कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो काम करता तो है, लेकिन कब ये निश्चित नहीं होता है। यही कारण है कि इस टेंस को इनडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं, वह अपना काम ईमानदारी से करता है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले एक और प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, और वो प्रॉब्लम यही आ रहा है कि आखिर इस ये जो सेंटेंस में बोला हूं वो किस सेंटेंस में है, यानी ये किस तरह के सेंटेंस में आता है। तो देखो बच्चों, थोड़ा सेंटेंस के बारे में, तब हम इस टेंस को बनाएंगे, इस ट्रांसलेशन को बनाएंगे। देखते हैं सेंटेंस क्या कहलाता है। सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं? तो a group of words that makes a complete sense। यानी कि सेंटेंस किसे कहते भाई? तो ग्रुप, किसको? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, जिसमें देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए एक वर्ड, दो वर्ड, 3, 4, 5, 6, 7, देख रहे वर्ड। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक समूह होता है, कि समूह होता है किसके? वर्ड्स का, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, एक सही सेंस देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेंटेंस को जानेंगे कि कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस में 5 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ध्यान देना होगा बच्चों, ध्यान से। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं थोड़ा समझते हैं, जल्दी जल्दी में समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है? a sentence that expresses yes or no sense, yes or no sense, वैसी सेंटेंस जिससे हाँ या ना का बोध होता है। यानी कि जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो या तो सेंटेंस में हाँ का बोध होगा और नहीं तो ना का बोध होगा। जैसे अभी समझते हैं, क्या लिखा हुआ है कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है। बताइए, इससे हाँ का बोध हो रहा है कि ना का बोध हो रहा है? ना का बोध हो रहा है? नहीं, हाँ का बोध हो रहा है। हाँ, वो अपना काम ईमानदारी से करता है। तो बताइए ये सेंटेंस कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं, यानी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। दैट्स क्लियर। समझते हैं कैसे? पहला होगा वो आपका इफ, ध्यान देना होगा, इफ अ, समझते हैं थोड़ा सा, इफ अ सेंटेंस
If a sentence expresses yes sense is called, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, is called affirmative sentence. affirmative sentence यानी कि वह सेंटेंस जिससे हाँ का बोध होगा, वैसे सेंटेंस को हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. अब बताइए इस सेंटेंस से किसका बोध हो रहा है? हाँ का बोध हो रहा है. सो ये सेंटेंस जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. दैट्स क्लियर. आइए अब और आगे हम लोग समझते हैं. ठीक है. इफ, ध्यान देना होगा नेक्स्ट में, इफ अ सेंटेंस expresses no sense is called negative sentence. वैसा सेंटेंस जो नहीं के बारे में बताता है उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. जैसे इसी का हम समझते हैं कि वह अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है. अगर सेंटेंस में आ जाएगा नहीं करता है तो वह सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस होता है बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ध्यान देना होगा, लिखेंगे यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है बच्चों. देखो कुछ बच्चे इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका उच्चारण करते हैं. नहीं बच्चों, इसका उच्चारण होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आइए देखते हैं क्यों, मैं गलत हूं या आप. देखते हैं. कह रहा है कि इंट्रो कब होता? जब लिखा रहता INTRO, तब ना होता इंट्रो. लेकिन यहां पे लिखा हुआ है INTERRO, तो इंटे के ई कपे करके टी एटे, तो इंटेरोगेटिव. दैट्स क्लियर. आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये किसे कहते हैं? अ सेंटेंस, बार अ सेंटेंस that expresses asking a question. वैसे सेंटेंस बच्चों जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए. ठीक है. उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं बच्चों? जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता हो. दैट्स क्लियर. आइए देखते हैं. तो अब समझते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है. जैसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप अंग्रेजी पसंद करते हैं? या क्या आप अंग्रेजी बोलना पढ़ना पसंद करते हैं? एक सेंटेंस हुआ. दूसरा, आप अंग्रेजी बोलना क्यों पसंद करते हैं? दो सेंटेंस हुआ. ये दोनों में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं. क्या बोथ आर इक्वल? क्या दोनों एक समान है? नहीं बच्चों. आइए देखते हैं इस चीज को. ठीक है. यहां पर एक क्वेश्चन रखा जाए, ध्यान रखना होगा. एक क्वेश्चन रखा है. पहला क्वेश्चन मैंने रखा कि डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू लाइक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पसंद करते हैं? पहला सेंटेंस हुआ. दूसरा सेंटेंस में निकला कि व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश? व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों पसंद करते हैं? दो तरह का सेंटेंस. देखिएगा ध्यान से. देखो बच्चों, अब कुल मिला के बात यह है कि वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ आप हाँ या ना में देते हो, वैसे सेंटेंस को यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. क्लियर? समझते हैं. जैसे डू यू लाइक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पसंद करते हो? आपका जवाब होगा हाँ या ना. ठीक है. आई एम राइट. अब कह रहा है कि व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश?
तुम अंग्रेजी क्यों पसंद करते हो? इसका रिप्लाई आप हाँ या ना नहीं दे सकते, आपको कोई रीजन बताना होगा। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं। तो ये सेंटेंस जो होगा और ये सेंटेंस अलग अलग वर्जन के होंगे, अलग अलग चीजें हैं। कैसे देखते हैं। इसको कहा जाएगा यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाए, उस क्वेश्चन के फॉर्मेट को यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कोई रीजन चाहिए, आप इंग्लिश क्यों लाइक करते हो, आप रीजन बताओ। तो ऐसी सेंटेंस को हम कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन, या इसको हम लोग WH फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा कि इंटेरोगेटिव को दो भागों में बांट दिया गया बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया बच्चों। क्या क्या? एक हो गया हमारा यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन। क्लियर। आइए देखते हैं बाबू, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। तो ध्यान दो बच्चों, हिंदी में क्या प्लस कर्ता से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस यस नो इंटेरोगेटिव कहा जाएगा। क्या प्लस कर्ता प्लस अदर वर्ड कह सकते हैं, अन्य लिख देते हैं यहां पर, अन्य शब्द। अब कुछ भी रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर हम इसकी इंग्लिश की पहचान समझते हैं तो बच्चों हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड डॉट 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 क्वेश्चन मार्क डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। दैट्स क्लियर। यानी कि क्या का अंग्रेजी क्या होता है, क्या यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, इंग्लिश क्या बनेगा। तो आज आपको एक मजे की बात बताता हूं बच्चों, यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा कि जब क्या वाक्य के स्टार्टिंग में आए, जब क्या वाक्य के स्टार्टिंग में आए तथा उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो तो उस क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं होता है। ठीक है। उस क्या का इंग्लिश 24 ऑक्सिलरी वर्ब होता है। समझ आ रहा है ना। अब देखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला। क्या मिला वो कि जब क्या किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा तथा उसके बाद कोई सब्जेक्ट रहेगा तो उस क्या का अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं होगा। लोग व्हाट से बना देते हैं। उस क्या का अंग्रेजी 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम लगेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा। आप ध्यान दें, आप ध्यान दोगे इसमें भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखिए क्या के बाद आप सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो यहां पर क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं होगा, यहां पर इसके अकॉर्डिंग होगा। कौन सा टेंस भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको बना दे रहा हूं।
डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर क्या लगा इसका अंग्रेजी? डू लगा। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या का अंग्रेजी क्या हुआ? डू हो गया। क्लियर? अब देखिए समझ में आ गया? आगे देखते हैं एक नो वाला सेंटेंस बना करके, जैसे डू यू नॉट लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? डू यू नॉट लाइक हिम, तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो गया। तो अब यहां पर भी ध्यान रखेंगे कि जो यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका भी दो पार्ट होता है, एक अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव कब? जब यस का बोध होगा तब, और जब नो को बोध होगा तो क्या करेंगे? निगेटिव इंटेरोगेटिव कब बच्चों? जब उसका रिप्लाई नो में होगा तब। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्लियर? कब? जब यस का बोध होगा तो हाँ अफर्मेटिव, जब नो को बोध होगा तो नेगेटिव। दैट्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां आगे में हम ये जानेंगे कि WH वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए WH वर्ड क्वेश्चन क्या है? ठीक है, जब आपका रिप्लाई किसी रीजन में आए, कोई कारण बताना हो रिप्लाई का, तब उसको हम कहेंगे WH वर्ड क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत आएगा व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, whom, why, how, how many, how much। ठीक है, इटिशी कर देता हूं आपको, इटिशी। ये सब कहलाते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और जब ये हिंदी की सेंटेंस में आएंगे, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो क्या, कब, कौन, कहां, किन्हें, किसे, क्यों, कैसे, कितने, कितना, ये सब इसका अर्थ होता है। अगर ये किसी सेंटेंस में बीच में भी आएंगे तो उसका अंग्रेजी हम स्टार्टिंग में बनाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? इंग्लिश में इसको स्टार्टिंग में ही बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि बोला जाए क्या नाम है आपका, जरूरी नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका नाम क्या है, फिर भी क्या का अंग्रेजी स्टार्टिंग में ही बनाएंगे। यानी कि WH वर्ड क्वेश्चन जब हिंदी के सेंटेंस में रहता है तो उसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टार्टिंग में बनाते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा ना? आइए देखते हैं सेंटेंस। एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ये क्या कहलाता है? वो सेंटेंस that expresses order, command, request, advice, suggest, प्रपोज, इटिशिया। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं हम लोग इसको कि लिखा है ओपन दी विंडो। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक खास पहचान आपको बता देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक खास पहचान है बाबू कि उस सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब से होगा। यानी कि इंग्लिश के उस सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होगा वो वर्ब से होगा।
ठीक है, और हिंदी में स्टार्टिंग उसका ऑब्जेक्ट से होगा। दैट्स क्लियर, समझते हैं क्या कर रहा है, ओपन द विंडो, इसका मतलब होगा खिड़की खोल दो, खिड़की ओपन कर दो। मैंने क्या कहा कि इंग्लिश के सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब से होगा और हिंदी के सेंटेंस के स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होगा। क्लियर, आइए देखते हैं और भी सेंटेंस कर सकते हैं इसमें। हेल्प दी हेल्पलेस, हेल्प दी हेल्पलेस, लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स प्ले टुगेदर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं जानते हैं? अ सेंटेंस दैट expresses wish, bless, curse, ठीक है, pray, etc। यानी कि वैसी सेंटेंस जिससे विश किया जाता हो, जिससे किसी को ब्लेस किया जाता हो, जिससे किसी को कर्स किया जाता हो और जिसको किसी से प्रे किया जाता हो, प्ले नहीं प्रे किया जाता हो। ठीक है, यानी कि वैसे सेंटेंस जिसमें विश, ब्लेस, कर्स और प्रे किया जाता हो। प्रे प्रार्थना, कर्स साथ दिया जाता हो, ब्लेस आशीर्वाद दिया जाता हो, विश कामना की जाती हो। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं एग्जांपल सर, थोड़ा सा इसको जल्दी में देखना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। ठीक है, आइए देखिए अब इसके सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। मे प्लस, ध्यान देना, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट 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 नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, अब समझते हैं। मे गॉड हेल्प मी, हे प्रभु मेरी मदद करो। मे गॉड हेल्प मी। मे सक्सेस किस योर फिट, मे सक्सेस किस योर फिट, सफलता आपकी कदम चूमे। दैट्स यहां पर समझ में आ रहा होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्लियर। अब लास्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, सेंटेंस, ठीक है बच्चों, अ सेंटेंस दैट expresses सरप्राइज, या बच्चों सरप्राइज, joy, sorrow, anger, applause, regret, contempt। ठीक है, कहा कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज, आश्चर्य को जो एक्सप्रेस करता हो, आश्चर्य हो जाएगा। आश्चर्य का मतलब होता है बच्चों जो आपने सोचा नहीं था वो हो जाए, उसी को आश्चर्य बोलते हैं। दोनों अच्छा हो या खराब हो, वो दोनों आश्चर्य होता है। आश्चर्य उसको कहते हैं बच्चों जो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा न हो करके कुछ डिफरेंट हो जाए, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सक रहे हैं या सोच भी नहीं रहे हैं, वैसे हो जाना सरप्राइज कहलाता है। अब देखिए जो होता है खुशी, जैसे आप अभी सामान्य अवस्था में हैं और आपके साथ कोई खुशी वाली बात हो जाए, ठीक है, कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे अचानक आप खुश हो जाएं। उसके बाद है आपका सौरव, दुख, एंगर, क्रोध, अप्लॉज, प्रशंसा, रिग्रेट, पश्चाताप, कंटेम्प्ट, घृणा। अचानक प्रशंसा करना, अचानक गुस्से हो जाना, अचानक रिग्रेट, पश्चाताप करने लगना, कंटेम्प्ट, घृणा करने लगना, दैट्स ऑल आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पॉइंट आउट कीजिएगा और इसे एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि हाउ फास्ट
द बेबी रन्स। हाउ फास्ट द बेबी रन्स। बच्चा कितना तेज दौड़ता है। यानी कि मैं नहीं सोचा था कि वो बच्चा इतना तेज दौड़ेगा, लेकिन बाप रे बाप वो कितना तेज दौड़ता है। तो कहते हैं हाउ फास्ट द बेबी रन्स, हाउ फास्ट द बेबी रन्स। बच्चा कितना तेज दौड़ता है। ओहो, हाउ डार्क द नाइट इज। हाउ डार्क द नाइट इज। कितनी अंधेरी रात है। इतना अंधेरा रात मैंने आज तक नहीं देखी। सरप्राइज हो रहा आपको, हो रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर। लड़के अक्सर कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। व्हाट द ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। वाओ, कितनी सुंदर लड़की है वह, कितनी सुंदर लड़की है वह। या आप उस सेंस में ले सकते हैं व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज। व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज। देखिए दोनों सेंस में हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं दोनों सेंस में लड़की लड़का सब कुछ, यानी कि आपको आश्चर्य जब होता है किसी चीज से तो आप उसको कहोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टेंस पर लौटते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं लिखा था ट्रांसलेशन बनाने के लिए कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है। वह अपना काम ईमानदारी से करता है। तो ये सेंटेंस करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस सेंटेंस में है। तो किस सेंटेंस में है भाई? असर्टिव सेंटेंस में है। किस सेंटेंस में है? असर्टिव सेंटेंस में है। तो असर्टिव सेंटेंस के किस में है? असर्टिव के दो भाग बताया गया था आपको, बहुत सुंदर। एक बताया गया था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा बताया गया था आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल क्या होगा और नेगेटिव का रूल क्या होगा, यानी कि स्ट्रक्चर दोनों का जानेंगे। देखिए एस टी मतलब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला बार है तो मैं पूरा लिख देता हूँ STRUCTURE। क्लियर। अब चलते हैं, ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपने ऊपर में लिख दीजिएगा। ये रूल किसका चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ठीक ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप ऊपर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा और नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। तो अफर्मेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया बात समझना है। समझना ये वो कि ये V1 और V5 क्या है और ये कैसे होता है। देखते हैं ध्यान से। एक होता है बच्चों, ध्यान देना होगा यहाँ पे कि वर्ब का जीरो फॉर्म, फिर होता है 1 2 3 4 5, ये वर्ब के फॉर्म होते हैं। ठीक है, जीरो फॉर्म में कोई वर्ब को आप ले सकते, जैसे इसमें है सेंटेंस में करना, तो करना का क्या होता है? डू। तो यहाँ पर डू जो होता है बच्चों, डू का मतलब होता है क्या। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस में जीरो फॉर्म में जो रहते हैं बच्चों, ये रहता है अपने टू डू की फॉर्म में, अर्थात इन्फिनिटिव फॉर्म में रहता है। यानी कि वर्ब का जो जीरो फॉर्म होता है वो अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में रहता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बात समझना है कि डू मतलब क्या होता है। तो डू का मतलब होता है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए डू, यहाँ पर हो जाएगा डीड,
यहां पर हो जाएगा डन, यहां पर हो जाएगा बच्चों डूइंग, और यहां पर हो जाएगा बच्चों डच। अब मैंने नहीं पूछा कि डू का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डू का मतलब क्या होगा तो समझेंगे V1 या V5। तो ये V1 या V5, ये V1 और V5 जो लगते हैं वो किस रूप में लगते हैं, तो ये लगते हैं ता है, ती है के रूप में। तो इसका हिंदी होगा करता है, करते हैं, करते हो, करता हूं, करता हूं, ये सबका अंग्रेजी होगा डू। सेम इसी अर्थ में डच का भी होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए हम यहां पे समझते हैं। देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट, ध्यान देना होगा एक नंबर लेकर के, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, ये सब रखते हैं। उसके बाद दैट बॉय, सॉरी, these boys, those boys, देख रहे ना, these boys, those boys, those girls, these girls, these girls, ठीक है। या आपको प्लूरल नाम आ जाता है, कोई नेम, प्लूरल नेम कर सकता हूं मैं यहाँ पे, प्लूरल नेम, जैसे उसके बाद आ जाएगा जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पर ही एंड आई, या कह सकते हैं यू एंड आई, आप कह सकते हैं मोहन एंड सोहन, ये सब कर सकते हैं। यानी कि जो प्लूरल नेम की बात आएगी तो वहां पर आप लगाना सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात क्लियर, समझ आ रहा है ना। आप देखेंगे अगर आपका सब्जेक्ट जो है, यदि सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो हो जाता है क्या बाबू, ही, सी, इट, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम मैंने एक कोई नाम रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम यहां पर आपको बता रहे थे कि यदि सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट या सिंगुलर नेम्स रहेंगे, अगर कोई सिंगुलर नाम रहेगा, आपको सिंगुलर नेम के रूप में रहेगा, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। दैट्स क्लियर। आगे समझते हैं बच्चों कि हमारे पास एक ट्रांसलेशन था कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है, वह अपना काम ईमानदारी से करता है। देखिए अब आपको अफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर मालूम चल गया, नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर मालूम चल गया। नहीं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर अभी नहीं बताया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ये पता चल गया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा रूल को अप्लाई करना है, कैसे बनाना है, आपको ये पता चल गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में तो ध्यान देगा होगा कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें V5 का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डच, डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर इस साथ ज्वाइन कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डच का डजंट होता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से।
कि काम करना, यानी काम करना का अंग्रेजी क्या होता है? वर्क। ठीक है, अब देखेंगे काम के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा रहेगा तो काम और वो एक्स्ट्रा वर्ड एक साथ हो जाएंगे और करना का मीनिंग अलग हो जाएगा, करना का अंग्रेजी अलग हो जाएगा। तो यहां वो बनेगा कि ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली। मैंने तो बना दिया, क्या आपको समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, वह करता है, करना का अंग्रेजी डू का भी क्या होगा? डज। अपना काम करता है तो ही के अपना के लिए यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया है और काम का अंग्रेजी वर्क का प्रयोग किया गया है। और ईमानदारी से तो ऑनेस्टली का प्रयोग किया, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदारी से ऑनेस्टली का प्रयोग किया गया है। अब समझने वाली बात आपके पास ये होगा कि अपना का अंग्रेजी में हिज क्यों लिखा, क्योंकि वह अपना, वह खुद का काम करता है ना, वह अपना काम करता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर आई अपना काम करेगा तो माई हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं अपना। अगर वी रहेगा तो आवर हो जाएगा, अगर रहेगा आपका यू रहेगा योर हो जाएगा, अगर ही रहेगा तो हिज हो जाएगा। अगर ही के साथ साथ ध्यान देना होगा, ही रहेगा या द बॉय लिखा गया हो या यहाँ पर लिख दिया गया हो, जैसे कि मतलब कि द बॉय लिख दिया गया हो, चाहे दैट बॉय लिख दिया गया हो, दिस बॉय लिख दिया गया हो, एक होना चाहिए, ध्यान देना होगा, एक होना चाहिए। ठीक है, तो इस सबका हम क्या लिखेंगे बाबू? सबका हम लोग हिज ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसका भाई लिखा गया हो तो जिसे मान लीजिए लिखा गया है कि उसका भाई अपना काम करता है, उसका भाई अपना काम करता है। देखिए हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, तो यहाँ पर ब्रदर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज। उसकी बहन हिज सिस्टर अपना काम करती हो, हर हो जाएगा, यानी कि सी के साथ क्या लग जाएगा? हर लग जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा के नीचे लिख देना चाहता हूँ, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। अगर सी लिखा गया होगा तो हर हो जाएगा, उसकी बहन लिखा रहेगा, सिस्टर का अगर बात आएगा सिस्टर, तो यहाँ पर हर हो जाएगा, हिज सिस्टर। ठीक है, या हर सिस्टर कुछ भी होगा तो हर लगेगा। ठीक है, द गर्ल लिखा रहेगा, द गर्ल लिखा रहेगा तो वहां पर भी क्या लगेगा? हर लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका दिया रहेगा यहाँ पर दे, तो उसका क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, है ना। वे लड़के अपना काम करते हैं, तो कुछ भी अगर बहुत ज्यादा के सेंस में आएगा तो वहां पर देयर का प्रयोग आप लोग कीजिएगा। फिलहाल जानेंगे आई भी ये सबके साथ कैसे हिज, हर या आवर, योर, माई, हिज, हिम कैसे प्रयोग होता है, ये सब चीज आपको जानने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, वह अपना काम ईमानदारी से करता है, ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली। आगे है ट्रांसलेशन होगा आपके लिए, वह अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है। अब देखिए, जब लगेगा कि नहीं करता है तो डू या डज प्लस नॉट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बताया गया है, तो बन जाएगा क्या बाबू? ही। अब डू नॉट लगेगा कि डज नॉट? डज नॉट, क्योंकि यहां पर ही है तो डज नॉट लगेगा, तो ही डज नॉट। अब डज नॉट क्या? डू, डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली। करेक्ट, he does not do his work honestly, he does not do his work honestly। क्लियर समझ आ रहा है आपको? तो उसके बाद हम कहां चलेंगे? अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहला क्या बताएगा तो वो? यस नो, यस नो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो, इंटेरोगेटिव यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? तो करना क्या होता है कि जो डू या डज आपको नॉट लगा रहता है नेगेटिव में, वही डू या डज को बाहर निकाल देते हैं। यहां पर लिख दीजिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट भी रख देता हूँ। अगर सेंटेंस में नॉट आ जाएगी, यस नो दोनों है तो नॉट रख देता हूँ। अगर नॉट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जब डू या डज बाहर आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क होगा। अब क्या होगा, ध्यान देना होगा यहाँ पे वो कि डू या डज प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझना क्या है ये देखिए, जैसे क्या वह यहाँ नहीं आता है, क्या वह यहाँ नहीं आता है। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या वह, तो क्या का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू या डज। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर क्या का जो अंग्रेजी होगा वो होगा डू या डज। तो दो मिल गया ना। मैंने क्या बताया था, 24 एग्री वर्ब्स क्या का मीनिंग स्पेलिंग होगा, क्या का अंग्रेजी होगा 24 एग्री होते हैं। यहाँ पर दो एग्री वर्ब आ गए, डू या डज। यहाँ पर डू या डज में से किसी को लेते हैं, ही के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज ही नॉट कम्स हियर। अब ध्यान देना होगा, क्या सही है, डज ही नॉट कम्स हियर, ही है तो कम्स नो, क्योंकि इसके साथ ये डज लग चुका है, इसलिए यहाँ पर कम्स नहीं होगा। V1 तो V1 समझ लेना होगा। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पर आपका कम्स नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम उसकी मदद करते हो, क्या तुम उसकी मदद करते हो। एकदम बिल्कुल आसान है। क्या है तो डू बाहर निकालेंगे कैसे, तुम है तो डू यू। ये तो आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। क्या तुम तो डू यू। अब क्या करते, क्या तुम करते हो। अब मदद का अंग्रेजी होता है, मदद करना अंग्रेजी क्या होता है, हेल्प, लेकिन मदद के साथ उसका उसकी लगा हुआ है, चक्कर इसका है, ठीक। तो मदद आ जाएगा इसके साथ, करना का मीनिंग अलग, करना जो है अलग उसका अंग्रेजी बनेगा। तो क्या डू यू डू यू डू क्या, हिज हेल्प, डू यू डू हिज हेल्प, या यहाँ पर हिज की जगह पर हर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बना सकते हैं कि डू यू डू हिज हेल्प, क्या आप उसकी मदद करते हो, समझ लेना होगा। हिज या हर दोनों कर रख सकते हैं, लड़का समझेंगे तो हिज लगाइएगा, लड़की समझेंगे तो हर लगाइएगा, ठीक है। आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर आगे पढ़िए। हैं WH वर्ड क्वेश्चन, समझेंगे यहाँ पे WH वर्ड क्वेश्चन। तो WH वर्ड क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, क्या होगा कि WH पहले हो जाएगा, WH वर्ड हो जाएगा प्लस, तब हम लोग रखेंगे डू या डज को, प्लस यहां पर फिर रखेंगे सब्जेक्ट को, फिर रखेंगे नॉट को भी रख सकते हैं, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पिछले स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था इतना दूर का, ठीक है, यही आपने पढ़ा था, ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे, यही तक आपने पढ़ा था, ठीक है बच्चों। अब आपने सिर्फ WH वर्ड क्या किया है, जोड़ दिया। इसका कोई ध्यान, इसका अगर बात आ रहा है तो सिर्फ WH वर्ड वही रख देना शुरू में, और फिर जो स्ट्रक्चर आपने इंटरोगेटिव का बनाया था उसी को पुट कर देना है, कोई इसमें झंझट नहीं है, ठीक है। जैसे वह अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करता है, वह अपना काम ईमानदारी नहीं दिखा पाया, ईमानदारी से क्यों नहीं करता है, वह अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करता है। देखिए मैंने क्या बताया था, क्यों अगर बीच में भी रखा गया हो तो उसको ला करके शुरू बना देंगे। क्यों का अंग्रेजी मैंने क्या बताया है, वाई बना देंगे, वाई, ठीक है। अब सोचेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ डू या डज में से किसी एक रखना है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, वाई डज, तब रखेंगे ही, क्योंकि ही अपने साथ डज रखता है, क्लियर। वाई डज ही, अब नॉट है तो नॉट लगा दो, तो वाई डज ही नॉट, अब डू लगाना है ना, शुरू से बनाते आ रहे हैं, वाई डज ही नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली। बिल्कुल आराम से बनेगा, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ बच्चों यहां ध्यान देना होगा कि अगर यही सेंटेंस में नॉट आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, तो उसका हो जाएगा WH वर्ड पहले प्लस डोंट या
डजंट भी आप कर सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर ये रहेगा तो फिर ठीक है, नहीं रहेगा तो ये भी इससे बना सकते हैं। जैसे दोनों में बताया था सेंटेंस को, वह ध्यान दीजिएगा कि तुम लोग गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हो? तुम लोग गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हो? अब देखो तुम लोग है तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, क्यों को लाइए शुरू में, क्या हो जाएगा? वाई हो गया। अब लाना है तुम लोग के साथ डू या डज, क्या लगेगा बच्चों? डू या डज। अब आप किसी को भी लगा लीजिए, यहां पर रख लीजिए डोंट, नहीं भी है तो वाई डोंट यू हो गया, वाई डोंट यू हेल्प दी पुअर हो गया। तो समझना होगा वाई डोंट यू हेल्प दी पुअर, या आप ऐसे बना सकते हैं इसको, वाई डू यू नॉट हेल्प दी पुअर। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका मन वैसा बना। अब क्या होगा, अगर आप इतना का हिंदी जानना चाहेंगे आप इसको भी जान सकते हैं, कैसे बनाएंगे। आप इतना का जानना चाहेंगे तो उसको बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि आपको जो यस नो इंटरोगेटिव है वहां पर इसको शॉर्ट में नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप यहां से सीख लीजिए। एक एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, क्या वे लोग यहां नहीं आते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो बस इतना का, ध्यान रखिए, बस इतना का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंटरोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बना लीजिए, क्या वे लोग यहां नहीं आते हैं। क्या बनाएंगे वे लोग के साथ? डू, तो क्या हो जाएगा यहां पर? डोंट दे कम हियर। डोंट दे कम हियर। देख लीजिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा जो स्ट्रक्चर है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, दो सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करेंगे, अब आप लोगों के लिए क्या करूंगा मैं कि सबसे पहले पूरा स्ट्रक्चर एक बार रीड करके दे देता हूं, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से उसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, एक बार आप पूरा इस बोर्ड को देखिए और पूरे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका स्ट्रक्चर का समरी लिखा गया है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, या इसको आप एक जगह पर रख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको आपको 1 मिनट के अंदर समझा सकता हूं। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही वर्क्स हार्ड हो गया। अब देखिए, ये आपको बता चुका हूं कि आई, वी, यू, दी ये सब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो V1 लगता है, और ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो V5 लगता है। अब देखिए, ये बता दिया हूं कि V1 से V5 कैसे बनता है। तो V1 से V5 बनता है, एस, ES और IES लगा देने से क्या बनता है? V5 बनता है। और यहाँ पर एक और बात आपको बता देना कि V5 जो है ये होता है प्लूरल नंबर में, और V1 जो होता V5 होता है अपने सिंगुलर नंबर में। ध्यान देना होगा कि V5 जो होता है अपने सिंगुलर नंबर में होता है, और जो V1 होता है ये अपने प्लूरल रूप में होता है। ठीक है, जैसे गो से ES लगाने पर गोज बना, कम में एस लगाने पर कम्स बना, प्ले पर एस लगाने से प्लेस, कैच, कैचेज, ट्राई, ट्राइज, इस तरीके से ये सब हमारा हो जाएगा सिंगुलर, 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 सब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ही डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड, या ही डजंट हेल्प हिज फ्रेंड। ठीक है, इंटरोगेटिव में होगा यस नो। यस नो का मतलब होता है वो यस और नो में रिप्लाई आने वाला। तो डू या डज को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डू या डज पहले, सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल दे दिया हूं कि डज सी राइट अ लेटर, डज सी नॉट राइट अ लेटर, डजंट सी राइट अ लेटर, इस तरीके से समझिएगा।
WH वर्ड क्वेश्चन में हो जाएगा कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डू या WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दे दिया गया है आपको कि व्हाई डज सी कम हियर, व्हाई डज सी नॉट कम हियर, व्हाई डजंट सी कम हियर। इस तरह से आपका एग्जांपल दे दिया गया है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे भी हो आप इसको नोट कर लीजिएगा। दैट्स, आगे समझते हैं। एक ट्रांसलेशन होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, जिसमें आपको ता है, ती है, ते हैं, ये लगा हुआ तो आपको तो बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं जिसमें ता है, ती है, नहीं भी लगा होता है, तब आप उसको कैसे बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है आपको, वो ध्यान दीजिएगा कि वह एक डॉक्टर है, समझ रहा ना, वह एक डॉक्टर है, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तुम उसके भाई हो, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम क्यों उसके भाई नहीं हो। देखिए इस तरह का सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ध्यान देना होगा बाबू कि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। अब समझना ये बात है बाबू आप लोगों के लिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ताहे तीहे जो सेंटेंस होता है तो उसमें ध्यान रखना होगा कि मेन वर्ब भी होता है, लेकिन जिस सेंटेंस में ताहे तीहे नहीं होता है उसमें मेन वर्ब नहीं होते हैं, लेकिन एक्सिलरी वर्ब को ही मेन वर्ब के रूप में माना जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का रूल होगा वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यही सोच रहे हो कि सर आप हमको ये बताओ कि जब आप कहें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है तो इसमें V1 या V5 लगता है तो वो कैसे है। चलिए हम लोग तो समझते हैं। इसमें भी बच्चों V1 या V5 है, कैसे है थोड़ा देखते हैं। इसमें देखिए कि इज एम आर, एक वर्ब का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है बी। क्या नाम है बाबू? बी। बी का मतलब होता है बाबू होना। क्या होता है? होना, घटित होना, होना है, ये सबका मतलब कि एग्जिस्ट होने के रूप में आता है, उसका मतलब अस्तित्व होने के अर्थ में होता है बी का प्रयोग। ठीक है, और बी का देखो, बी का V1 क्या क्या होता है? एम और आर होता है। इसका V2 क्या होता है बच्चों? वॉज या वर होता है। इसका V3 क्या होता है बाबू? देखिए V1 बन गया, V2 बन गया, V3 क्या होता है? बीन। V4 क्या होता है बाबू? बींग। और V5 क्या होता है बाबू? इज। समझे? अब समझो कि यहाँ पर वो स्ट्रक्चर है कि नहीं है। है बाबू। देखो सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, क्या है ये? V5। देखो यहाँ पे क्या है? V5 तो लिख सकते हैं V5 प्लस M और R क्या है? V1 लिख सकते हैं, या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। है कि नहीं है ना वही स्ट्रक्चर? लोग केवल कंफ्यूजन में रहते हैं। नहीं बच्चों, आज इस टेंस में सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। देखिए कैसे, यहां पर भी आपका वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V5 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप इसको बनाओ ना यार, क्यों नहीं बनाते हो? आप इसको बनाओ। वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। मैं एक शिक्षक हूं। आई लगता है, आई साथ क्या लगता है बाबू? आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। फिर तुम उसके भाई हो। तुम उसके भाई हो। तुम, चलो तुम का अंग्रेजी क्या होगा? यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा।
उसके भाई, ध्यान देना है, तुम उसके भाई हो, उसके भाई हो, तो यू आर, अब उसके, हिज ब्रदर, उसके क्या लिख रहा है, हिज ब्रदर, यू आर हिज ब्रदर। फिर कह रहा है क्या वह मेरा दोस्त नहीं है? अरे भैया, जैसे आप वहां डू या डच को बाहर निकालते थे वैसे ही आप यहाँ पर इज एम आर को बाहर निकाल दो। देखो यहाँ पर क्या है, क्या वह, बताओ वह के साथ क्या लगाते थे, डू की डच, डच लगाते थे ना, अब यहाँ पर लगा देना कौन सा, डच यानी कि भी भाई, डच यानी कि भी भाई, तो निकालना दे भाई यहाँ पर इज को बाहर निकालो, इज हो जाएगा, इज ही नॉट है, सेट, ठीक है, इज ही नॉट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड बना के नहीं, देखिए क्या हुआ, तो इज ही, जैसे कि ही इज लगाया था, क्या बाहर निकल गया था, इज बाहर निकाल दो, इज ही नॉट, तो नॉट मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, बन गया कि नहीं बन गया, कितना आसान है। क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, क्या तुम है, आर को बाहर निकाल दो यार, आर यू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, तो आर यू नहीं हो, नॉट, आर यू नॉट, क्या नॉट भाई, मेरे भाई, माई ब्रदर, मेरे भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर हो गया, मेरा भाई माई ब्रदर, क्या बना कि नहीं बना। देखिए एक और सेंटेंस है, तुम क्यों उसके भाई नहीं हो, अरे यार बिल्कुल सिंपल, क्यों है ना, क्यों को बाहर कर दो, वाई लगा दो, पहले बाहर में लगा दो वाई, अरे यार उसमें लगाते थे डू या डच को बाहर करते थे ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यस इसमें करो, क्या हो जाएगा, वाई आर यू, सब्जेक्ट है क्या, तुम, तो तुम आर को बाहर करो, वाई आर यू नॉट, किसके भाई, उसके भाई, तो हिज ब्रदर। अब बोलो बना कि नहीं, बोलो बढ़ गया ना बाबू। तो कहने का मतलब ये कि जिस सेंटेंस में है, हो, हूं लगा होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इज एम आर गिवन भी भी होता है, जिसको आप इस फॉर्मेट में देख करके याद कर सकते हैं। दैट्स क्लियर, स्क्रीनशॉट नेक्स्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट में, आइए देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें ताहे तीहे नहीं रहेगा तथा वो इस तरीके से भी नहीं बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि मेन वर्ब के रूप में। चलिए देखते हैं कैसे। आइए, यहां पर लिखा हुआ है मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, ठीक है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। कैसे बनाएंगे इसको, आई सहमत होना, एग्री होता है ना, एग्री मतलब सहमत होना, तो आई डोंट डायरेक्ट लिख दो, आई डोंट एग्री विद यू। देखिए आपसे सहमत होना के साथ, सहमत होने के साथ हम लोग विद प्रीपोजिशन लगते हैं। आई डोंट एग्री विद यू, वह तुमसे सहमत नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, ही लगा देंगे, ही डजंट एग्री विद यू, बन जाएगा ही डजंट एग्री विद यू। देखिए कैसे बन रहा है, यहां पर भी हूं लगा हुआ है, यहां पर भी हूं लगा हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट ध्यान रखना होगा, जैसे मुझे ईश्वर में विश्वास है, ध्यान देना है, मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे ईश्वर में विश्वास है। देखिए मुझे ईश्वर में विश्वास है, कैसे बनाएंगे, आई बिलीव
इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। क्या लगा वो? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लगा कि नहीं लगा? तो जरूरी नहीं है कि जिसमें है हो हूं नहीं लगा हो उसमें आप ये रूल नहीं लगा सकते हैं। सिंस आ रहा है कि ना, जब सिंस आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुझे आशा है, मुझे आशा है, मुझे आशा है किसे बनाएंगे? मुझे आशा है, आई होप। उसे आशा है, उसे आशा है, ही या सी भी रख लीजिएगा, ही सी होप्स। बन रहा है कि नहीं बाबू? बन रहा है ना? तो आप इस तरीके से वैसे सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस जिसमें ताहे तीहे नहीं लगा हो फिर भी हम उसके मेन वर्ब को सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 के रूप में रख के बना सकते हैं। दैट्स क्लियर? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों? 2 प्लस V1 इक्वल टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है। बच्चों इसमें होगा क्या कि दो दो मेन वर्ब आपके पास आएंगे। अभी तक तो आपने एक मेन वर्ब को पढ़ा था ना, अब आपके पास दो दो मेन वर्ब आएंगे। ऐसे देखते हैं कैसे। तो ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं, एक सेंटेंस है मेरे पास, जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। क्या बात है? देखिए, एक है चाहना, ये भी मेन वर्ब है, और एक मिलना, ये भी वर्ब है। दो वर्ब है आपके पास, तो कैसे बनाएंगे समझेंगे बाबू। देखो, ना, याद रखना, ना यानी कि क्रिया प्लस ना, यानी कि आपको आप पढ़े होंगे कि धातु प्लस ना इक्वल टू क्रिया होता है। धातु प्लस ना इक्वल टू क्रिया होता है। अब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए, जिस क्रिया का अंत ना, ने, नी से हो, ना, ने, नी से हो, तो उसे इन्फिनेटिव के रूप में समझते हैं, उसे इन्फिनेटिव के रूप में समझते हैं, और उसका अंग्रेजी होता है 2 प्लस V1। क्लियर? बनाना बिल्कुल आसान। जैसे मैं चाहता हूं, तो इसका तो अंग्रेजी में आपको बता चुका हूं, ट्रांसलेशन बता चुका हूं। मैं चाहता हूं कैसे बनेगा? आई वॉन्ट, क्योंकि आई सब के साथ V1 लगेगा, तो आई वॉन्ट। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं भैया? मिलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट। क्या वॉन्ट? टू मीट। आई वॉन्ट टू मीट। क्यों मीट? मिलना। ना लगा है यहाँ पे, तो जब ना लगेगा तो इन्फिनेटिव समझा जाएगा, और इन्फिनेटिव का अंग्रेजी क्या होगा? 2 प्लस V1 होगा। तो मैंने क्या लगाया? 2 प्लस मीट लगा दिया। लगाया ना? समझ में आ रहा ना? आई वॉन्ट टू मीट। अब किससे मिलना भैया? तो आपसे, विद यू। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बनाएंगे आई वॉन्ट टू मीट विद यू। आई वॉन्ट टू मीट विद यू, या आई वॉन्ट टू मीट यू। यहां पर मीट विद नहीं भी लगाएगा तो काम चलेगा, सेंस है विद का, ठीक है, लेकिन लगता नहीं है। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। मीट अपने साथ विद नहीं रखता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसको यहां पर मिटा ही देता हूं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है, क्योंकि मीट अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? आगे और एक सेंटेंस बना के देखते हैं। वह अंग्रेजी बोलना
पसंद करती है, वह अंग्रेजी बोलना पसंद करती है। ध्यान देना होगा थोड़ा सा बच्चों, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप पहले सब्जेक्ट बताओ क्या है। वह लड़की है कि लड़का? लड़की है, क्या हो जाएगा? सी। समझ रहा? अब आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी बोलना पसंद करते, पहले किसको बनाएंगे? तो वह पसंद करती है, ठीक, वह पसंद करती है, क्या हो जाएगा? सी लाइक्स। लाइक्स में क्या होता है? पसंद करती है। तो सी लाइक्स, क्या पसंद करती है? बोलना। बोलना ना लगा हुआ है, क्या लगा देंगे यहाँ पर? टू स्पीक। टू स्पीक, वह बोलना पसंद करते। क्या बोलना? अंग्रेजी बोलना। तो टू स्पीक क्या? अंग्रेजी। टू स्पीक इंग्लिश। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा इसको लेके चल जाएंगे नेगेटिव में। नेगेटिव में लेके चलेंगे। वह, ध्यान दीजिएगा, वह संस्कृत लिखना नहीं चाहती है। वह संस्कृत लिखना नहीं चाहती है। वह संस्कृत लिखना नहीं चाहती। दो बार नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वह संस्कृत, अच्छा लिखना नहीं लिखा है ना, वह संस्कृत लिखना नहीं चाहती है, ठीक है, ध्यान देना होगा यहाँ पे। वह संस्कृत लिखना नहीं चाहती है, बिल्कुल आराम है, बिल्कुल इजी से बनेगा। कैसे बनेगा, बना के देखते हैं। वह नहीं चाहती है, तो नहीं चाहती है कैसे बनाएंगे? याद है ना रूल? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। सी लड़की है, सी डजंट, सी डजंट want, सी डजंट want, सी डजंट want, क्या है? WANT, ध्यान देना होगा, कुछ गलत नहीं है इस यहाँ पे। सी डजंट want, क्या want भाई? टू राइट, क्या? संस्कृत। संस्कृत समझ में आया कि नहीं बताइए? आ रहा है ना? उसके बाद एक और सेंटेंस हम थोड़ा सा लिखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हो? तो कुछ नहीं है यार, तुम है, क्या है, बाहर निकाल दो डू को। डू यू, क्या तुम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हो? तो क्या तुम पहले पसंद करते हो? तो डू यू लाइक, डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? क्या भैया? डू यू लाइक टू स्पीक, टू स्पीक, क्या स्पीक भाई? इंग्लिश। डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलना पसंद करते हो? तो इस तरीके से आपका इंडेफिनेटिव पर बना, ठीक है। अब एक WH वर्ड का भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए WH वर्ड का एग्जाम्पल। जैसे आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो? आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो? आप वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो भैया पहले क्या बताया था? क्यों को पहले ला दो, चलिए पहले ला के दिए, वाई को पहले ला दिए। अब वाई के बाद आपको रखना है ना, तो आपके पहले डू या डच को रखना है, तो क्या करना है? वाई डू यू, हो गया। आप क्यों नहीं चाहते हो? तो वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट वॉन्ट, आप क्यों नहीं चाहते हो, ये बन गया। वाई डू यू नॉट वॉन्ट, क्या वॉन्ट भाई? टू गो देयर, वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, तुम वहां या आप वहां जाना क्यों नहीं चाहते हो? तो वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है। इस तरीके से आपका इंफिनिटिव का ये रूप यही समाप्त होता है। फिर इसको नोट कीजिए। फिर आपको बच्चों
अब आपको एक और बता रहा हूं, जब सेंटेंस में देखना कि लगा होगा जानना, जानना यानी कि जानता हूं, जानती हूं, जानते हैं, जानते हो, ये सब लगा होगा। या आता है, आती है, आते हैं, किस सेंस भैया? तो जानने के ही सेंस में अगर ये सारी चीजें लगा हो तो। देखो बच्चों, होता क्या है सबसे, जब ऐसे सेंटेंस में जानना लगा होता है तो इसका मतलब यही होता है बाबू कि आपको वो काम करने में रुचि है, यानी आप उस कार्य के लिए एक्सपर्ट हो, अर्थात आप उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वैसे काम करने के लिए, वैसे काम को शो करने के लिए जानना का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं। देखो बच्चों, जब ये बात मैं कह रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने में एक्सपर्ट हूं, अर्थात मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से आती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ाया जाता है, यानी कि इस सेंस को रखने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं, देखिए, वह इस नदी में तैरना जानती है, वह इस नदी में तैरना जानती है। देखो बाबू, मैं उसके लिए ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह जो है लड़की उस नदी में तैरने के लिए प्रवीण है, अर्थात उस नदी के बारे में उसको सब कुछ मालूम है, अर्थात वो जानती है कि इस नदी में कैसे तैरा जाता है। ठीक है, वह कार चलाना जानता है, वह कार चलाना जानता है। सब में एक सेंस छुपा हुआ है। वह कार चलाना जानता है मतलब वो जानता है कि कार कैसे चलाया जाता है। कैसे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि उसको कार चलाने वाली जो टेक्निक है वो सब पता है उसको, अर्थात वो जानता है कि कार कैसे चलाया जाता है। अर्थात आप तीनों सेंटेंस को जब पढ़ रहे हो तो इसमें एक कैसे वर्ड छुपा हुआ है जो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बल्कि आपको उस कार्य के करने की प्रवणता को, एक्सपर्ट को शो कर रहा है कि आप उस काम को करने में माहिर हो, एक्सपर्ट हो। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, जानता है तो या तो लगेगा नो और नहीं तो लगेगा नोज, यानी कि V1 या V5, यानी यहां पर V1 रहेगा तो नो और V5 रहेगा तो नोज प्लस। क्लियर समझ आ रहा ना? नोज प्लस हाउ लग जाता है, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब कैसे बनाएंगे थोड़ा देखते हैं। सब्जेक्ट है आई, बना दिया मैंने, आई रख दिया। फिर कह रहा है कि नो रखो, नहीं तो नोज रखो। तो आई के साथ क्या रखेंगे, नो की नोज, तो रखेंगे क्या बाबू, नो, V1 रखेंगे ना। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूं। अब यहीं पर बिना कुछ सोचे समझे लगा दो हाउ। हाउ क्यों लगाए, कैसे के अर्थ में, उस चीज को क्या करने के लिए, परफेक्ट बनने के, 100% लगता है कि वो काम को कर सकता है, अर्थात करने में माहिर है, एक्सपर्ट है, तो उसके लिए लगाते हैं हाउ। तो यहां पर क्या लगा देंगे बाबू, हाउ, आई नो, हाउ टू प्लस V1 लगाना है ना, तो हाउ टू टीच, पढ़ाना का क्या होता है, टीच। आई नो हाउ टू टीच, क्या टीच भैया, इंग्लिश, बना देंगे यहां पर इंग्लिश, बन गया। अब चलिए ना देखते हैं, इसको देखते हैं बना करके। सी लड़की है तो सी लिख देंगे, नो लगाएंगे कि नोज, तो लगा देंगे भैया नोज, हो गया ना, नोज। ही नोज, क्या जानती है भैया, तो तैरना जानती है, तो यहां पर क्या लगा देंगे, हाउ टू स्विम, स्विम मीन्स तैरना, तो सी नोज हाउ टू स्विम इस नदी में, द इन दिस रिवर,
इन दिस रिवर, बन जाएगा। कितना आसान है। वह कार चलाना जानता है। अब समझना है, जानता है, लड़का है तो लड़का है तो ही लिख देंगे। ही क्या लिख देंगे यहाँ पर, नोज, ही नोज। क्या लिख देंगे भैया, हाउ तो जोड़ना ही है ना, हाउ टू प्लस क्या, ड्राइव। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, अ कार, वह कार चलाना जानता है। दैट्स क्लियर। तो समझ आया होगा आप लोगों को कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। आप इसका निगेटिव बना सकते हैं यार। क्या निगेटिव में रखेंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट रख देना है। निगेटिव में डू डज लगाते थे ना, बोलिए, डू डज लगा दिए, सब्जेक्ट पर डू या डज, प्लस नॉट रखिए ना यार, नेगेटिव में नॉट रहेगा ही, नॉट प्लस अब सिर्फ V1 लगेगा, V1 सिर्फ लगता है, नो लगाएंगे, प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ है ही नहीं। एक सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूं। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूं। कैसे बनाएंगे, ओहो, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, सॉरी, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो कैसे बनाएंगे, ही रख देंगे। नहीं जानता है तो डज नॉट हो जाएगा, ही डजंट नो, ही डजंट नो, वह नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है, हाउ टू स्पीक, स्पीक इंग्लिश। कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, यहां से यहां तक तो सब वही बन रहा है, सब ऊपर वाले के रूप से बन रहा है। चेंजिंग कहां होता है, यहां, ही डजंट, आई डोंट, ऐसे करके चेंजिंग होता है। जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, एक और सेंटेंस आपको समझा रहा हूं, यहां पर आ जाइए। मुझे कार चलाना नहीं आता है, नहीं आता, सोच के देखो एक बार, मुझे कार चलाना नहीं आता है, एक बार सोच के देखो इस पर क्या लिख रहा है, मुझे कार चलाना नहीं आता है, मतलब मैं कार चलाना नहीं जानता हूं, यही मतलब हुआ। मुझे कार चलाना नहीं आता है मतलब मैं कार चलाना नहीं जानता हूं। और जब मैं कार चलाना नहीं जानता हूं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि कार कैसे चलाया जाता है, यही मतलब हुआ। तो क्या बनाएंगे, मुझे का अंग्रेजी होता है आई, नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, नहीं तो कहता है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। चल भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ करना थोड़े, हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक, मुझे कार चलाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, बन गया, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। एक और सेंटेंस लेके थोड़ा देखते हैं, तुम्हें अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्यों का अंग्रेजी पहले बना देंगे, वाई हो जाएगा, हो गया। अब क्या बनाएंगे, तुम्हें तो यू है, तो यू के साथ डू लगाएंगे, डॉच, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डू लगाते हैं, तो वाई डू नहीं है, चलिए यहीं पे जोड़ देते हैं, वाई डोंट यू नो, वाई डोंट यू नो, क्या नो भाई, अंग्रेजी बोलना, तो बोलना, वाई डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बन जाएगा आपका क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहां पर डोंट नहीं लगाना है तो ऐसे बनाइए, वाई डू यू नॉट नो, वाई डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर। तो आपको यहां तक बताया गया, हम अगले वीडियो में देखेंगे
कि यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। और एक बात और आप लोग के लिए कि आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा। आपको कम से कम 20 ट्रांसलेशन दिए होंगे और आपको बना करके और मुझे कमेंट करना है, मुझे भेजना है और मैं आपको अगले डिस्क्रिप्शन में उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक है, दैट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।